1 पर। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये चैप्टर सिर्फ स्कूल एग्जाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि आगे चलकर यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस और स्टेट पीएससीज जैसे सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। ये चैप्टर हमें समझाता है कि कैसे यूरोप में वो पुराने वाले साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हुए और उनकी जगह राष्ट्र राज्यों ने, मतलब नेशन स्टेट्स ने ले ली। यानी ऐसे देश जहां लोग सिर्फ राजा की प्रजा नहीं बल्कि नागरिक हैं, जिनकी एक अपनी पहचान है, अपना इतिहास, अपनी संस्कृति। और ये सब बदलाव क्रांतियों, युद्धों और नए विचारों से आया। अच्छा, तो इस सफर को शुरू कहाँ से करें? किताब में एक पेंटिंग का जिक्र है सबसे पहले, 1848 की। फ्रेडरिक सोरियू एक फ्रेंच कलाकार थे। उन्होंने एक सपना देखा था कि दुनिया के सारे देश अपने अपने झंडों के साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कोई जुलूस हो। हाँ बिल्कुल। वो एक तरह का यूटोपियन सपना था, मतलब एक आदर्श दुनिया का सपना। ये पेंटिंग उस समय की उम्मीद दिखाती है कि भविष्य में देश राजाओं के नहीं, नागरिकों के होंगे, लोकतांत्रिक होंगे, गणतंत्र होंगे। पर ये नेशन वाली फीलिंग ये आई कहाँ से? शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन से। सही पकड़ा, 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसने ला पात्री यानी पितृभूमि और ले सितुआयन यानी नागरिक जैसे विचार दिए। मतलब जमीन सबकी है, लोग नागरिक हैं, सिर्फ प्रजा नहीं। नया तिरंगा झंडा आया, राष्ट्रगान बना, एक तरह से राजाशाही को चुनौती दी गई और ये बात फैली कि भाई देश तो लोगों से बनता है, राजा से नहीं। बिल्कुल। और फिर उसके ठीक बाद एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। उसका शासनकाल था 1799 से 1815 तक। अजीब बात है, उसने लोकतंत्र तो खत्म कर दिया, पर उसने जो नेपोलियनिक कोड लागू किया 1804 में, उसने अनजाने में राष्ट्रवाद को फैला दिया। कैसे? मतलब उसने क्या किया उस कोड में? उसने पूरे यूरोप में जहां जहां उसका कब्जा था, कानून के सामने बराबरी ला दी, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया, प्रशासनिक व्यवस्था एक जैसी बना दी, वजन और नाप के पैमाने एक जैसे कर दिए। इससे व्यापार आसान हुआ। अरे वाह! तो मतलब एक तानाशाह ने अनजाने में लोगों को एक होने का एहसास दिलाया। क्योंकि कानून एक जैसे हो गए थे। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। शुरुआत में तो कई जगह लोगों ने उसे मुक्तिदाता भी समझा, पर बाद में जब टैक्स बढ़ गए, सेंसरशिप लग गई, जबरन सेना में भर्ती होने लगी, तो लोग नाराज हो गए। फिर वो हार गया और 1815 में हुई कांग्रेस ऑफ वियना। हाँ, वियना कांग्रेस। यहाँ तो पुरानी ताकतों ने, जैसे ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, कोशिश की होगी कि सब कुछ पहले जैसा कर दें, राजशाही वापस ले आएं। वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ना, मेटरनिच, वो तो बदलाव के सख्त खिलाफ थे। बिल्कुल, मेटरनिच का ही दबदबा था वहां। कोशिश यही थी कि राष्ट्रवाद और उदारवाद के विचारों को कुचल दिया जाए। फ्रांस में बोर्बन राजाओं को वापस गद्दी पर बैठा दिया, सीमाएं ऐसी बनाई कि फ्रांस फिर ना फैल सके। लेकिन विचार कहाँ रुकते हैं? 1830 और फिर 1848 में पूरे यूरोप में फिर से क्रांतियों की लहर आ गई। अच्छा, कहाँ कहाँ? फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑटोमन साम्राज्य के हिस्से। हर जगह लोग संविधान मांग रहे थे, प्रेस की आजादी मांग रहे थे और सबसे बढ़कर एक राष्ट्र के रूप में जुड़ना चाह रहे थे। भले ही ये क्रांतियां, मतलब 1848 वाली, पूरी तरह सफल नहीं हुई शायद, पर इन्होंने माहौल तो बना ही दिया होगा, खासकर जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए। एग्जैक्टली, यहीं से स्टेज सेट हुआ। जर्मनी के एकीकरण का क्रेडिट जाता है प्रशिया के चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क को। उनकी पॉलिसी मशहूर है ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन मतलब कूटनीति और जरूरत पड़ी तो युद्ध। उन्होंने प्रशिया की सेना और नौकरशाही की मदद ली और 3 बड़े युद्ध लड़े। ये याद रखने जरूरी है। पहला डेनमार्क के साथ 1864 में, फिर ऑस्ट्रिया के साथ 1866 में और आखिर में फ्रांस के साथ 1870-71 में। और इन सब में प्रशिया जीता। हाँ, और 1871 में वर्साई के शीश महल में प्रशिया के राजा काइजर विल्हेम एक को एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। वाह! और इटली, वो भी तो बिखरा हुआ था। बहुत ज्यादा, कई सदियों से अलग अलग राजवंश, पोप का शासन। सिर्फ सार्दिनिया पीडमोंट ही एक इटालियन राजघराने के हाथ में था। यहाँ 3 नाम बहुत अहम हैं। हाँ। जुसेपी मजीनी, जिन्होंने यंग इटली बनाया था, उन्हें कह सकते हैं एकीकरण की आत्मा। बिल्कुल। फिर काउंट कवोर, जो सार्दिनिया पीडमोंट के प्रधानमंत्री थे, वो थे दिमाग, बहुत चतुर कूटनीतिज्ञ। और तीसरे जुसेपे गैरिबाल्डी, अपनी रेड शर्ट सेना के साथ, वो थे तलवार। क्या बात है, बिल्कुल सही।
मेज़ीनी ने क्रांति की चिंगारी जलाई, कावूर ने फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया को हराया 1859 में, और गैरिबाल्डी ने अपनी सेना लेकर दक्षिण इटली और सिसिली को जीतकर विक्टर इमैनुअल II को सौंप दिया। तो 1861 में विक्टर इमैनुअल II एकीकृत इटली के राजा बने और 1870 तक रोम भी शामिल हो गया और ये प्रक्रिया पूरी हुई। कमाल है, लेकिन क्या ये सब सिर्फ लड़ाई और पॉलिटिक्स से हुआ? संस्कृति, भाषा, लोक कथाएं, इनका कोई रोल नहीं था? अरे, बहुत बड़ा रोल था। इसे रोमांटिक नेशनलिज्म कहते हैं। राष्ट्र का विचार सिर्फ इलाकों को जीतना नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों में एक साझा पहचान बनाना था। इसमें भाषा ने मदद की, लोक कथाओं ने, जैसे जर्मनी में ग्रिम्स ब्रदर्स ने जो कहानियां इकट्ठी की, लोक नृत्यों ने, संगीत ने, जैसे पोलैंड में कारोल कुरपिंस्की के ओपेरा ने राष्ट्रीय संघर्ष को सेलिब्रेट किया। अच्छा, और वो तस्वीरों वाला मामला, जैसे भारत माता की तस्वीरें, वैसे ही वहां भी? हाँ बिल्कुल, राष्ट्र को एक मानवीय चेहरा दिया गया, जिसे एलेगरी कहते हैं। फ्रांस के लिए बनी मैरियन, लाल टोपी, तिरंगा। जर्मनी के लिए बनी जमेनिया, जो बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। ये तस्वीरें लोगों को एक आइडिया से, एक भावना से जोड़ने का तरीका थी। समझ गई। पर ये राष्ट्रवाद, जो शुरू में जोड़ने वाली ताकत थी, वो बाद में खतरनाक कैसे बन गया? चैप्टर के आखिर में इसका जिक्र है। हाँ, 19वीं सदी के अंत तक आते आते राष्ट्रवाद का रूप बदलने लगा। वो ज्यादा आक्रामक हो गया। अब हर राष्ट्र खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और दूसरों से मुकाबला करने लगा। ये जुड़ गया साम्राज्यवाद से, यानी इंपीरियलिज्म से। बड़े यूरोपीय देश एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश बनाने की होड़ में लग गए। और यूरोप के अंदर, खासकर वो बाल्कन वाला इलाका? हाँ, बाल्कन्स तो एक पाउडर केक बन गया था, मतलब बारूद का ढेर। वहाँ ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो रहा था और कई अलग अलग जाति समूह अपनी आज़ादी और अपना राष्ट्र बनाना चाहते थे। उनमें आपस में भी जलन थी और बड़ी यूरोपीय शक्तियाँ, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, वो भी अपने फायदे के लिए इस इलाके पर नजर गड़ाए हुए थी। उनमें आपस में भी खूब तनातनी थी। और इसी टेंशन का नतीजा था फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में। बिल्कुल, यहीं से वो चिंगारी भड़की। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं जो स्टूडेंट्स को याद रखनी चाहिए? देखो, मुख्य बात यह है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एक लंबी, जटिल प्रक्रिया थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 ने बीज बोए, नेपोलियन ने अपने कोड 1804 से अनजाने में इसे फैलाया, कांग्रेस ऑफ वियना 1815 ने इसे दबाने की कोशिश की, पर 1830 और 1848 की क्रांतियों ने इसे फिर जिंदा कर दिया। जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क, ब्लड एंड आयरन, 3 युद्ध 1871 में पूरा किया, और इटली का एकीकरण, मजीनी, कवूर, गैरिबाल्डी 1861-70 में पूरा। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। संस्कृति, भाषा, प्रतीकों, रोमांटिसिज्म, एलेगोरी ने लोगों को जोड़ा, लेकिन आखिर में यही राष्ट्रवाद आक्रामक होकर साम्राज्यवाद से जुड़ा और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 का कारण बना। ये डेट्स 1789, 1804, 1815, 1848, 1871 और 1914, और ये नाम एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। यूरोप में जो ये राष्ट्रवाद का विचार पनपा, जिसके हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू देखे, उसने दुनिया के बाकी हिस्सों को, खासकर हमारे अपने देश